आज मैं शेयर करने वाला हूं अपनी ही एक और केस स्टडी एफिलिएट ब्लॉग से रिलेटेड, जिस ब्लॉग ने एक साल में अर्न किए $22,000। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ऐसे ब्लॉग की कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, ऐसे ब्लॉग के कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए और सर्च वॉल्यूम कितना था जिस ब्लॉग के ऊपर मैं काम कर रहा था, डोमेन किस टाइप की थी। उसके अलावा डिटेल में बताने वाला हूं कि इस ब्लॉग के आर्टिकल्स किस मेथड के थ्रू, किस स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट किए जाते थे, और डिटेल में ऑन पेज एसईओ जिसमें आर्टिकल की लेंथ कितनी होती है, इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए अपने आर्टिकल्स में, और ऐसे ब्लॉग का ऑफ साइट एसईओ कैसे किया जाता है जिसमें किस क्वालिटी के बैकलिंक्स दिए जाते हैं और बैकलिंकिंग किस स्पीड से करनी चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है क्योंकि इस ब्लॉग में एक्सपेंस हुआ $2,000 का, और आप में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये एक्सपेंस भी आपको नहीं करना पड़ेगा ऐसे ब्लॉग को चलाने के लिए। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चेक कर लें कि YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, Facebook पेज पे फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा Instagram पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। और फाइनली वीडियो में आपके लिए ले आया हूं उसी ब्लॉग के बारे में जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। जैसे मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की और उसके बाद मुझे बेतहाशा मैसेजेस आए कि आप कुछ बेसिक चीज़ें बता दें, और बेसिक चीज़ें इसीलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहता था ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे एक ब्लॉग जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली $22,000 विद इन 1 ईयर। तो चलते हैं आज की केस स्टडी की तरफ। मैंने फेसबुक में जो पूल क्रिएट किया उसमें मैंने पूछा कि अगर आप $22,000 जनरेट करना चाहते हैं ब्लॉग में तो ऐसी क्या क्वालिटीज उस ब्लॉग में होनी चाहिए, और मैंने आप लोगों से सवाल किया कि आपको ऐसे ब्लॉग के बारे में किस स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानना है ताकि मैं अपनी इसी वीडियो में डिटेल में आंसर दूं। तो मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट रिसीव हुई जिसको मैं इसी वीडियो में उन तमाम फैक्टर्स को आंसर करूंगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आप जो क्वेश्चंस मुझे बाद में भेजते हैं उसका आंसर इसी वीडियो के अंदर होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि आपने इसको गौर से देखना होता है ताकि आपको अपना आंसर रिसीव हो जाए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपके तमाम आंसर इस वीडियो में अवेलेबल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ट्रैफिक की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक साल में इस ब्लॉग से जनरेट किया और इस वेबसाइट की एज भी अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स ही है, और आज की डेट तक जैसे आपको स्क्रीन पे ग्राफ नजर आ रहा है तो आज तक ये वेबसाइट डेली 400+ विजिटर रिसीव कर रही है। अब बात करते हैं इसकी इनकम की। 4 to 5 मंथ गुजरने के बाद इस वेबसाइट ने $500+ जनरेट करना शुरू कर दिया अमेजॉन एफिलिएट से, और आज की डेट तक अप्रोक्सीमेटली $800 to $1,000 ये जनरेट कर रही है। ये वेबसाइट जनरेट कर रही है $800 to $1,000 पर मंथ फ्रॉम अमेजॉन एफिलिएट। सिर्फ अमेजॉन एफिलिएट से ही जनरेट कर रही है और कोई भी नेटवर्क इसमें यूज नहीं किया गया। ये जितनी भी इनकम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये सिर्फ यूएसए के अकाउंट की ही है, यानी कि यूएसए से ही मैक्सिमम इनकम जनरेट हुई। उसके अलावा कनाडा, यूके, फ्रांस, इन कंट्रीज से भी सेल्स आती रही, और इसके 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसको सेल करने के लिए लगा दिया गया फ्लिपा पे, जिसके साथ और भी मल्टीपल वेबसाइट्स का बंच बनाकर सेल करने के लिए लगाया गया। पर एक बायर जो कि इंटरेस्टेड हुआ इसी वेबसाइट में और उसने ये परचेज कर ली $70,000 में, जो कि रिसीव हुआ मुझे पेपॉल में। और अगर आप फ्लिपा के यूजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10% चार्ज करता है फ्लिपा सक्सेस फी, जो कि $1,700 पे की गई फ्लिपा को। अब बात करते हैं कि डोमेन किस टाइप की थी। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी किस्म की एक्सपायर्ड डोमेन नहीं यूज की गई, यानी कि जो डोमेन यूज की गई वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। डोमेन जो यूज की गई वो बिल्कुल फ्रेश थी, और ये ब्रांड नेम था, यानी कि कोई भी कीवर्ड इसके डोमेन नेम में शामिल नहीं था। इसमें जो प्रोडक्ट टारगेट की गई वो 80% टेक रिलेटेड थी और 20% स्पोर्ट्स रिलेटेड थी। अब बात करते हैं इसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे की गई। इसमें जितने भी कीवर्ड इस्तेमाल हुए वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 वर्ड्स के थे, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें यूज किए गए। कीवर्ड डिफिकल्टी जो टारगेट की गई वो 30+ थी अकॉर्डिंग टू हरीफ, 50+ अकॉर्डिंग टू मूज और 80+ अकॉर्डिंग टू SEMrush। इन तमाम कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 5000 अबव था। अब बात करते हैं
ऑन पेज एसईओ की, जिससे सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल जो इसमें क्रिएट किए गए वो थे 70 आर्टिकल्स। टोटल 70 आर्टिकल्स क्रिएट किए गए 1 साल की ड्यूरेशन में इसी सेम ब्लॉग पर, और एक आर्टिकल का वर्ड काउंट अप्रोक्सीमेटली 3500 वर्ड्स से 6000 वर्ड्स तक जाता था, और इन 70 आर्टिकल्स के टोटल वर्ड काउंट बने अप्रोक्सीमेटली 3,50,000। और जैसे कि आपको पता है मैं सारा काम आउटसोर्स करता हूँ। 3,50,000 वर्ड्स लिखवाने के लिए एक आर्टिकल राइटर हायर किया गया, और ये 3,50,000 वर्ड्स लिखवाए गए इन $2,000। यही एक सबसे बड़ा एक्सपेंस था इस वेबसाइट में। और अगर आप आर्टिकल राइटर हैं और अच्छे आर्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं तो आपको ये एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल मुझे ये भी आता रहा कि ऐसे ब्लॉग पर कितनी स्पीड से आर्टिकल क्रिएट किए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 आर्टिकल्स पर मंथ इस ब्लॉग पर अपलोड होते थे, और जब आप एक आर्टिकल क्रिएट कर लेते हैं तो उसको रैंकिंग में आने के लिए मिनिमम 3 months to 4 months लगता है। तो आपने उसी स्पीड से काम करना होता है जो भी आपने अपना टारगेट डिफाइन कर रखा है। किसी भी किस्म की इंटरनल लिंकिंग नहीं की गई इसी ब्लॉग में, और उसके अलावा किसी भी किस्म का इंफॉर्मेशनल आर्टिकल इस ब्लॉग पे नहीं क्रिएट किया गया। यानी कि 70 के 70 आर्टिकल्स प्रोडक्ट रिलेटेड थे, कमर्शियल कंटेंट था, कोई टैग इसमें क्रिएट नहीं किया गया। और ये ब्लॉग वर्डप्रेस में क्रिएट किया गया तो इसमें किसी किस्म का भी टैग नहीं बनाया गया, और 12 कैटेगरीज क्रिएट की गई जिसमें 70 आर्टिकल्स डिवाइड होते हैं। और क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया कि ऐसे कीवर्ड में डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए, यानी कि जो मेन कीवर्ड है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है अपने ही आर्टिकल में, उसमें कीवर्ड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। वो क्वांटिटी 2 to 3% थी, 2 to 3% पर आर्टिकल। यानी कि 100 वर्ड्स का अगर आपका आर्टिकल है 2 to 3 टाइम्स वो कीवर्ड यूज किया गया उसी सेम आर्टिकल में। अब चलते हैं इसका आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या था, या ऐसा आर्टिकल आप किस मेथड के थ्रू बनाते हैं। आर्टिकल क्रिएट करते हुए आप अपना एक टाइटल डिसाइड करते हैं जो कि कीवर्ड से रिलेटेड ही होता है, पर उसके अलावा कुछ वर्ड्स भी आप उसके अंदर एंटर करते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसी कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पे सर्च करेंगे और टॉप 10 जो लोगों के टाइटल्स हैं उसको कंपेयर करके अपना एक टाइटल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट पैराग्राफ क्रिएट करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन होगा आपके आर्टिकल का ही, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस आर्टिकल में वो आप इस एरिया में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद टॉप 3 to 5 प्रोडक्ट की पिक्चर और टाइटल के साथ चेक प्राइस या बाय नाउ का बटन लगाते हैं जो कि लिंक होता है Amazon एफिलिएट की ही प्रोडक्ट से। उसके अलावा आप कुछ हेडिंग्स में अपनी जो मेन क्वालिटीज हैं आपकी प्रोडक्ट की वो आप एक्सप्लेन करते हैं कुछ हेडिंग्स के साथ, और उसके बाद आप 1 by 1 अपनी प्रोडक्ट मेंशन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल आता है, प्रोडक्ट की पिक्चर आती है, कुछ पैराग्राफ्स में उसको आप एक्सप्लेन करते हैं जो कि 200 to 500 वर्ड्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद प्रॉज एंड कॉन्स मेंशन करते हैं उसी सेम प्रोडक्ट के। और उसके बाद भी आप बाय नाउ का बटन लगा सकते हैं या चेक प्राइस का बटन भी यूज किया जाता है इसी सेम जगह पर, और आप यहीं पर टॉप 5, टॉप 7 या टॉप 10 जितनी प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे रहे हैं इसी तरह उनको एक्सप्लेन करते हैं। और एंड पे आप समरी, फाइनल वर्डिक्ट या कंक्लूजन जैसी हेडिंग्स देकर आपने अपने पूरे आर्टिकल को कंक्लूड करना होता है ताकि आपके विजिटर को डिसीजन लेने में आसानी हो उन तमाम प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। अब चलते हैं इसके ऑफ पेज एसईओ की तरफ। ऑफ पेज एसईओ पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें किसी भी किस्म का एक्सपेंस नहीं किया गया, यानी कि जितने भी बैकलिंक इसमें यूज किए गए वो सारे के सारे फ्री सोर्सेज से थे। टोटल रेफरिंग डोमेन आज की डेट तक जो उसके ऊपर अवेलेबल है वो है 500 प्लस, जिसमें 10% बैकलिंक नो फॉलो थे और 80 to 90% डू फॉलो बैकलिंक्स थे। 30% फोरम यूज किए गए, 40% कमेंट्स, 10% प्रोफाइल, 10% वेब 2.0, 5% सोशल सिग्नल और 5% ईडीयू बैकलिंक यूज किए गए। और इन सारी कैलकुलेशन में से 30% बैकलिंक रिलेटेड थे, यानी कि उस टॉपिक या नीच या आर्टिकल जिस टॉपिक पर है उसी से रिलेटेड थे। बैकलिंकिंग की स्पीड के बारे में क्वेश्चन किया जाता रहा, तो ऐसे ब्लॉग को डेली 3 to 5 बैकलिंक्स देने होते हैं जो कि आफ्टर अ मंथ या फर्स्ट डे से भी आप दे सकते हैं, और फर्स्ट मंथ में आपके बैकलिंक 30 से कम होने चाहिए। उसके बाद हर मंथ आप उसको इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि 3 बैकलिंक आप फर्स्ट डे से भी दे सकते हैं, पर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आफ्टर फर्स्ट मंथ आप बैकलिंकिंग स्टार्ट करें। और जब आप फ्री बैकलिंक्स दे रहे होते हैं, यानी कि कमेंट, फोरम और प्रोफाइल रिलेटेड बैकलिंक्स दे रहे होते हैं, तो ये बैकलिंक 1 या 2 महीने बाद लॉस्ट हो रहे होते हैं। तो इस कैलकुलेशन को आपने बैलेंस रखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 3 बैकलिंक्स डेली देने हैं, उस हिसाब से अगर 1 साल में हम कंक्लूड करें तो बैकलिंक बहुत ज्यादा बनते हैं, पर आज की डेट तक सिर्फ 500 ही शो हो रहे हैं। तो जब आप फ्री बैकलिंक यूज कर रहे होते हैं तो हर मंथ या 2 मंथ बाद आपके जितने बैकलिंक भी लॉस्ट हो रहे होते हैं, जैसे आपको एचआरएफ में भी नजर आ रहा होता है, आपने उसी कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट मंथ उतने ही बैकलिंक्स ऐड ऑन करने हैं ताकि आपकी बैकलिंक्स की क्वांटिटी भी स्टेबल रहे। यही फार्मूला इसी ब्लॉग पे भी अप्लाई किया गया। इसकी एग्जांपल
एग्जांपल ऐसी ही है, अगर फर्स्ट मंथ आपने 100 बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स वो कम होकर 80 बैकलिंक्स रह जाएंगे। तो आपको उस 20 को भी लगाना है और नेक्स्ट मंथ जो आप फर्दर अपने न्यू बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं वो इसमें एड अप हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इस वेबसाइट में कौन से प्लगइन्स यूज किए गए। सबसे पहले यूज किया गया इसमें गूगल एक्सएमएल साइट मैप, उसके बाद यूज किया गया यूज्ड एसईओ को। सवाल ये होता रहता है कि गूगल एक्सएमएल क्यों यूज करते हैं अगर यूज्ड में यही सेम फीचर अवेलेबल है। तो गूगल एक्सएमएल इसलिए यूज किया जाता है कि आपको अपना साइट मैप क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं उसको अपडेशन या कस्टमाइजेशन करने के लिए, इसलिए गूगल एक्सएमएल को ही यूज किया जाता है। उसके अलावा आपकी इंडेक्सिंग को भी तेज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है और आपने हर पेज, पोस्ट, कैटेगरीज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इसी प्लगइन से। उसके बाद यूज किया गया शॉर्ट कोड अल्टीमेट को। ये बटन्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो भी इसी में लगाए जाते हैं। i2 प्रॉज एंड कॉन्स यूज कर सकते हैं अगर आप प्रॉज और कॉन्स अपने आर्टिकल में यूज कर रहे हैं तो। WP रॉकेट को यूज किया गया और WP रॉकेट को यूज करते हुए इसकी स्पीड गूगल पे स्पीड के मुताबिक 70+ स्कोर रिसीव हो रहा है मोबाइल पे और 90+ रिसीव हो रहा है डेस्कटॉप पे। उसके अलावा एडवांस कस्टम फील्ड को यूज किया जाता है अगर आप मैन्युअली स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं तो ये प्लगइन आपको हेल्प आउट करता है। और अगर आपको स्कीमा का आइडिया नहीं है तो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप स्कीमा थीम यूज कर रहे हैं तो FAQ बनाने के लिए भी यही प्लगइन आपको हेल्प आउट करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट प्लस यूज किया जाता है अपनी हिरार्की को बनाने के लिए और उसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज किया गया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए कॉन्टैक्ट अस पेज पे। और इसके साथ मैं ये जरूर ऐड करता चलूं कि डिस्क्लेमर, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस के पेज लाजमी बनाया करें। ये किसी वेबसाइट की नेसेसिटी होती है जो कि फर्स्ट डे से आपके वेबसाइट या ब्लॉग पर अवेलेबल होने चाहिए। जो थीम यूज किया मैंने इसी ब्लॉग पर वो था स्कीमा प्रो। इसका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं पर मैंने पेड वर्जन यूज किया, तो जरूरी नहीं आप भी पेड यूज करें। इसका फ्री थीम भी एफिशिएंटली काम कर लेता है। उसके बाद चलते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग जो यूज की गई इसी सेम ब्लॉग के लिए यूज किया गया VPS, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली पे किया जाता है $10 पर मंथ। VPS इसलिए यूज किया जाता है कि आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको मैक्सिमम लोडिंग टाइम ला के दे रहे होते हैं। उसके अलावा क्लाउडफ्लेयर तो यूज किया ही गया इसके ऊपर, वो भी आप यूज कर सकते हैं होस्टिंग के पैरेलल, जो कि आपको अच्छी स्पीड लाने के लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। ये थी आज की डिटेल केस स्टडी Amazon एफिलिएट ब्लॉग से रिलेटेड कि कैसे मैंने अर्न किया $22,000 विद इन 1 ईयर, जिसमें अगर आप एक्सपेंसेस निकाल दें तो आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो रही होती है। तो यही तमाम टिप्स जो आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आप अप्लाई करें और इसमें मैंने उन तमाम चीजों का आंसर दिया है जो कि मेन चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद जैसे मुझे रिसीव होंगे कमेंट में और इनबॉक्स में कि पिक्चर का साइज कैसा होना चाहिए, छोटी पिक्चर लगाएं, बड़ी पिक्चर लगाएं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर रहे हैं तो हिरार्की कैसी होनी चाहिए और हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितनी H2 होनी चाहिए, कितनी H3 होनी चाहिए, तो ये तमाम आंसर मैं ऑलरेडी अपनी केस स्टडीज के साथ देता रहता हूं। तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे तो आपको इन तमाम चीजों का आंसर ऑलरेडी मालूम होगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या केस स्टडी मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी पुरानी केस स्टडीज को वॉच करें, इन तमाम चीजों का आंसर डिटेल से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको फिर भी अपना आंसर नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको डिटेल आंसर दे सकूं। इसी सेम केस स्टडी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं अपने एफिलिएट ब्लॉग से। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।